Dear students, today we are going to discuss about a topic friction or necessary evil. Question is this कि what is the meaning of this very term friction or necessary evil? Here we have two terms necessary and evil. Here necessary means friction a necessary thing and second one is friction and evil means friction जो है necessary thing means हमारे लाइफ में ज़रूरी भी है and evil means problem creator बुराई means friction is not a good thing. It means that in some cases it is good thing but in some cases it is bad thing, right? That's why topic is friction or necessary evil. We used to say in our daily life, in our day-to-day life, in some cases friction is useful and necessary. Friction जो है हमारे लिए useful होता है और आवश्यक होता है. But in some cases it causes wastage of energy. हमारी energy को बर्बाद करता है. It causes wastage of our useful energy and damages moving parts of machinery. और जो हमारे कुछ machinery parts हैं उसके moving part को damage करते हैं. Due to this very reason it is known as necessary evil. क्योंकि इसकी नेसेसिटी भी है, इसकी ज़रूरत भी है, इसलिए नेसेसरी वर्ड आता है. और evil बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लम क्रिएटर, क्योंकि इसमें यह बुराई है, यह बैड थिंग भी है. दैट्स वाई इसके लिए evil आया. एंड वी यूज टू से फ्रिक्शन और नेसेसरी evil, राइट? नाउ कम ओवर फर्स्ट थिंग हाउ वी कैन से फ्रिक्शन और नेसेसरी evil, right? Now come over by the help of different examples, by the help of different day-to-day activities, we will prove here, we will show here friction is a necessity, means there is necessity of friction in our life. First one is your walking on the ground. Due to this very friction, we used to say we are able to walk over the ground. इसी friction के चलते हम लोग ग्राउंड पर चल पाते हैं. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ हम लोग ग्राउंड पर कैसे चल पाते हैं इस फ्रिक्शन के चलते. देन लिसन हियर एट दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग इन टू टर्म्स. फर्स्ट वी यूज टू से कि टू वॉक ओवर द ग्राउंड, टू वॉक ओवर द ग्राउंड वी पुश आवर ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हम लोग ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में पुश करते हैं. Then according to Newton's third law of motion, ground pushes by same amount of force in forward direction. जब हम लोग ग्राउंड को चलने के दौरान जो हम लोग ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं तो जो है ग्राउंड हमको भी उतना फोर्स लगा करके आगे की ओर पुश करता है. एंड ड्यू टू दिस वेरी पुशिंग वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो देन यू मे से कि सर तब हमने फोर्स लगाया तो उसने भी फोर्स लगाया, तो इसमें फ्रिक्शन की बात क्या हुई? Really what happens, I am telling you, at the time of walking हमने कहा we push the ground. Really what we do कि हम लोग ग्राउंड पर जो है अपने पैर को स्लिप कराते हैं, पैर को पीछे की ओर पुश करते हैं, राइट? तो अगर यू टेल मी अगर ग्राउंड मेरा स्मूथ होगा देन व्हाट विल हैपन, मेरा पैर स्लिप कर जाएगा और नॉट? तो देन वी पुश आवर ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, right? It means that we allow our leg to move in backward direction. अपने जो है अपने पैर को ग्राउंड पर स्लिप कराने की कोशिश करते हैं. और जब ग्राउंड को स्लिप कराने की कोशिश करते हैं देन ड्यू टू रफनेस ऑफ ग्राउंड इमेज से कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है आप अपने पैर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, or you can say then according to definition of friction what you will say, फ्रिक्शन हमारे लेग के मोशन को अपोज करता है by applying a force in forward direction and name of that very force is फ्रिक्शन. तो अभी जो हम लोग कह रहे थे कि ग्राउंड जितना फोर्स हम लगाते हैं तो ग्राउंड उतना ही फोर्स लगा के आगे की ओर पुश करता है. रियली दैट वेरी फोर्स इज friction. It means that ground applies friction on our leg in forward direction and due to that very forward direction we are able to walk.
तो यह फ्रिक्शन कैसे लगाया उसने? ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। अगर मेरा सरफेस स्मूथ होता तो हम लोग ग्राउंड को पुश करते तो मेरा पैर स्लिप कर जाता पीछे की ओर और हमको जो हम लोग वहाँ चल नहीं पाते। रियली व्हाट हैपन्स, जब सरफेस फ्लोर मेरा स्मूथ होता है, ऑयली होता है, एट दैट वेरी टाइम व्हेन पुशेस ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ड्यू टू स्मूथनेस मेरा पैर पीछे की ओर स्लिप कर जाता है एंड वी आर अनेबल टू वॉक ओवर द ग्राउंड। It means that we can't walk over a smooth ground, we can't walk over oily ground, we can't walk over wet ground। क्यों? जब भीगा रहेगा तब भी स्मूथनेस आ जाएगा, जब ऑयली रहेगा तब भी स्मूथनेस आ जाएगा, राइट। It is also necessary at the time of rolling। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। एंड वी यूज टू से ड्यू टू फ्रिक्शन आवर टायर और व्हील ऑफ द व्हीकल इज एबल टू रोल ओवर द ग्राउंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी फ्रिक्शन के चलते हमारा जो है टायर जो है या व्हील जो है, व्हील ऑफ द व्हीकल रोल करता है और हमारी गाड़ी आगे चलती है। देन यू में से कि सर आप पगला तो नहीं गए हैं, फ्रिक्शन का यहाँ क्या रोल है? हम लोग जो पैडलिंग करते हैं उससे हमारी साइकिल चलती है, हम लोग जो पेट्रोल जलाते हैं उससे हमारा मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर चलता है। और ये आप क्या कह रहे हैं फ्रिक्शन के चलता है, फ्रिक्शन के चलते हमारी गाड़ियाँ चलती है। नो माय डियर, ड्यू टू फ्रिक्शन आवर व्हीकल्स, आवर साइकिल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उनमें से हाँ, तो अगर तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसा करो, अपनी साइकिल को किसी पेड़ में बांध दो। आई एम सेइंग हियर कि ग्राउंड जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, उसके चलते मूव करता है। अगर हमारी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो, अपनी साइकिल को पेड़ में बांध दो और पैडलिंग करते रहो। डू पैडलिंग कंटिन्यूसली। अगर एक कदम भी साइकिल आगे बढ़ जाए, पापा को कहो अपनी मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर को पेड़ में बांध दें और खूब हाँ हाँ एक्सीलेटर देते रहो, एक कदम जो बढ़ जाए और नॉट। या पेड़ में नहीं बांधेंगे तो ऐसा करो, साइकिल को साइकिल स्टैंड पर खड़ा कर दो, मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा कर दो और उसके बाद पैडलिंग करते रहो, मोटरसाइकिल का जो है एक्सीलेटर देते रहो, एक कदम जो आगे बढ़ जाए। नहीं ना? इट मीन दैट वी कांट से कि ड्यू टू दैट वेरी पेट्रोल और आवर पैडलिंग आवर बाइसिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब तुम पैडलिंग कर दो, खूब स्पीड में ले आओ उस चक्के को और उसके बाद क्या करो कि पैडल जो है उसका जो है स्टैंड जो है गिरा दो। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तुम्हारी साइकिल एकाएक आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारी मोटरसाइकिल एकाएक आगे बढ़ जाएगी। व्हाट डज इट मीन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ योर साइकिल, motion of your motorcycle? Ground or not? Ground, right? Your ground is responsible for motion of your cycle as well as motorcycle in forward direction, right? तो फिर चलो मान लिया फ्रिक्शन जो है, फिर कहोगे कि सर अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो जिधर मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है और नॉट? जिधर मोशन हो रहा है फ्रिक्शन उधर ही लग रहा है। टेल मी रियली व्हाट हैपेंस। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। तुम अपने साइकिल को जो पैडलिंग पर जो है, साइकिल को तुमने जो है स्टैंड पर खड़ा कर दिए थे, जो पैडलिंग कर रहे थे, तो जरा सा उस पॉइंट साइकिल व्हील के उस पॉइंट पर कंसंट्रेट करो अपने दिमाग को जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होता, अगर स्टैंड पर नहीं खड़ा करते तो। नाउ थिंक ओवर दैट वेरी पोर्शन कि वह किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर वह ग्राउंड पर होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भागता, मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वह बैकवर्ड डायरेक्शन में भागता। देन यू टेल मी, इट मीन दैट योर लोअर पोर्शन ऑफ द साइकिल, लोअर पोर्शन ऑफ द मोटरसाइकिल विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड को क्या करना चाहिए? should oppose relative motion by applying force of friction in forward direction,
and due to this very force of friction which is acting over bicycle in forward direction, your cycle as well as motorcycle moves in forward direction, right? In absence of friction, अगर फ्रिक्शन नहीं हो सरफेस मेरा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन किससे चलते होता है? ड्यू टू रफनेस। अगर रफनेस नहीं हो, अगर स्मूथनेस न हो, तब देखोगे क्या है, साइकिल में खूब पैडलिंग करो, चक्का वहीं स्लिप करते रह जाएगा, राइट? मीन्स इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन टायर ऑफ व्हीकल will sleep at the same place and will not move in forward direction. It means that again we can say at the time of rolling again there is need of friction, again there is necessity of friction, right? Now come over third point. Again there is need of friction in performing day-to-day activities. Question is this, what are those day-to-day activities? Then first point is, due to friction we are able to write on paper with pen and pencil. इसी फ्रिक्शन के चलते हम लोग जो है पेन और पेंसिल से ब्लैक बोर्ड कॉपी पर लिख पाते हैं। क्वेश्चन इज हाउ? तो सबसे पहले पेपर और पेंसिल का एग्जाम्पल लो। लिसन माय डियर, हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो देखो तो क्या करते होगे, तो कॉपी पर अपना पेंसिल लगाते हो और थोड़ा सा हल्का सा दबाते हो और पीछे खींचते जाते हैं, और मेरा पीछे या जिधर भी लेफ्ट राइट खींचते मूव कराते हैं और मेरा जो है लिख आता जाता है। रियली व्हाट हैपेंस, होता क्या है, जब जो पेंसिल तुम्हारा है उसके जो मॉलिक्यूल है, जो कि पेंसिल जिससे बना हुआ है, दे आर लूजली अटैच्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही लूज तरीके से अटैच्ड है। और जब पेंसिल को तुमने कॉपी पर रख करके थोड़ा सा दबाया, अब पेंसिल को जब तुमने पीछे की ओर पुश किया, इसका मतलब क्या हुआ, पेपर के रिस्पेक्ट में तुम अपने पेंसिल को पीछे की ओर पुल कर रहे हो, मतलब उसको रिलेटिव मोशन दे रहे हो। तो ग्राउंड को क्या करना है, पेपर को क्या करना चाहिए, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहिए, और नॉट? और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए क्या करेगा पेपर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा तो क्या होगा कि जो है जो पेंसिल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उस पर जो है पेपर ने अपवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और मैंने तुमको क्या बताया कि पेंसिल के मॉलिक्यूल बहुत लूजली अटैच हैं एक दूसरे से, तो जो सबसे ऊपर वाला पेंसिल का पोर्शन था, जब उसको पेपर ने रोका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वो वहीं रुक गया और पेंसिल आगे बढ़ गया, राइट? अब फिर वहाँ पर अगला नया जो पेंसिल का पोर्शन आया, फिर वहाँ वाला पेपर उसको रोक लिया, अब फिर जो है पेंसिल पीछे हो गया। तो क्या हो गया, वह जो पेंसिल का पोर्शन वहाँ रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसके चलते हम लोगों को लगता है कि मेरे कॉपी पर लिखा जा रहा है, राइट? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड सेम केस हैपेंस विद पेन एंड पेपर। पेन का जो इंक है, जो है तुम्हारा, उसमें जो इंक निकलता है वो फ्रिक्शन के ही चलते उस पोजीशन पर अटकता जाता है और लगता है कि लिखा जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग पेन घुमाएंगे वैसे वैसे अटकता जाएगा और हमको लगता है कि वहाँ लिखा रहा है। ऑन ब्लैक बोर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन ब्लैक बोर्ड वी आर एबल टू राइट विथ चॉक। सेम इज एग्जाम्पल, चौक का ही जो है पेन जो है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं लूजली अटैच्ड हैं। जब चौक को ब्लैक बोर्ड पर दबाकर हम लोग पीछे की ओर खींचते हैं तो चौक उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है चौक का वो वहीं रह जाता है और चौक पीछे खिसक के चला आता है, फिर आगे में आएगा, फिर रोकेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से चौक अपने अपने पोजीशन पर रह जाता है और लगता है कि लिखा हुआ है, right? One more example is given here. Due to this very friction we are able to hold earthen pots. इसी फ्रिक्शन के चलते हम लोग जो है मिट्टी के बने हुए बर्तन को अपने हाथ से उठा पाते हैं। लेट अस सपोज एक मिट्टी का घड़ा है या मिट्टी का बहुत बड़ा जो है बर्तन है और उसमें पानी भरा हुआ है। हम लोग बड़े आराम से हाथ से दोनों साइड से पकड़ते हैं और उठा लेते हैं।
अब जरा सा मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट अस सपोज तुम्हारा घड़ा शीशा का बना रहे, अब बड़ा सा घड़ा रहे, उसमें पानी भरा रहे, अब दोनों हाथ से उठाओ, व्हाट विल हैपन? स्लिप कर जाएगा और नॉट। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द रीजन। जब आपने उसको उठाने की कोशिश की, दैट इज़ वेरी हैवी, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वह नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करने लगा। जब नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करने लगा, इट मीन दैट विद रिस्पेक्ट टू योर हैंड्स दैट इज नाउ दैट वांट्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो तुम्हारा हाथ क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, करेगा नहीं करेगा? व्हेन एंड टू अपोज मोशन योर हैंड शुड अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर द पॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन। यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगेगा? जब सरफेस रफ रहेगा। मिट्टी का सरफेस रफ है, मेरा हाथ रफ है, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके चलते वो जो है उठ जाएगा। बट इन केस ऑफ ग्लासी पॉट, surface of glass is very smooth. It means that there will be action of no frictional force or very small amount of force of friction, and due to which your glassy pot made up of glass will slip in downward direction, right? One more example is given here. We are able to light a matchstick due to friction. Listen. जो देखते होगे माचिस जो हम लोग जला पाते हैं अगेन ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या करते हैं? माचिस का तीली लेकर के जो है माचिस का एक एंड जो होता है उस पर हम लोग रब करते हैं, और जिस सरफेस पर माचिस के जिस सरफेस पर रब करते हैं दैट इज़ क्वाइट रफ वन, तो क्या होगा? एक के सरफेस पर तुम्हारा मैचस्टिक मूव कर रहा है, माचिस का तीली मूव करेगा, तो क्या करेगा? उसके मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज करने के लिए क्या करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, राइट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन तुम्हारा फोर्स बहुत ज़्यादा है, इट मीन दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल एक्ट, बट दैट वेरी फ्रिक्शन, अभी आपने पढ़ा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज ऑफ आवर एनर्जी। वह जो आपने एनर्जी लगाया और वही एनर्जी फिर जो है उसके चलते ड्यू टू रबिंग दैट वेरी एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, और हीट जब प्रोड्यूस होता है तो मैचस्टिक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू दैट वेरी टेम्परेचर दैट कैचेज फायर, right? I am giving one more example. Due to this very friction we are able to climb over a tree. हम लोग एक पेड़ पर चढ़ पाते हैं इसी फ्रिक्शन के चलते, राइट। अगर तुमको एक इलेक्ट्रिक पोल है एकदम बहुत ही स्मूथ रहे तो उस पर आप नहीं चढ़ पाएंगे, राइट। और अगर जो रफ रहेगा तो जो है बड़े मज़े से चढ़ जाते हैं। तो मैंगो ट्री पर बड़े आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ने में परेशानी होती है। रिस्पॉन्सिबल रीजन इज स्मूथनेस एंड रफनेस मीन्स फ्रिक्शन। नाउ कम ओवर, हाउ कैन वी से फ्रिक्शन इज एन इविल और न्यूसेंस? इविल मीन्स प्रॉब्लम क्रिएटर, मीन्स बुराई, इट मीन दैट देयर इज समथिंग बुराई इन फ्रिक्शन। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से। एंड सेकेंड टर्म इज न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स बाधा, रुकावट, इट मीन दैट फ्रिक्शन क्रिएट्स बाधा, फ्रिक्शन क्रिएट्स रुकावट। बट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से फ्रिक्शन इज एन इविल और न्यूसेंस। Friction has many disadvantages and is unwanted in certain situations. फ्रिक्शन के हमको फ़ायदे हैं तो एट द सेम टाइम इसके घाटे भी हैं, एंड इट इज़ अनवांटेड इन सर्टेन केसेस। अभी आपने कहा कि बहुत जगह इसको फ्रिक्शन की ज़रूरत है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग अर्थन पॉट को उठा नहीं पाएंगे, हम लोग पेन पेपर पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे, राइट। बट इन सम केसेस देयर इज़ not need of friction, but friction is present. It means that is unwanted thing. As it is well known fact to you all that friction opposes relative motion, and to overcome this very friction, there is need of some amount of energy. We apply force. It means that there is need of energy. It means that to overcome this very friction, some amount of our useful energy gets wastage.
right? So we used to say it is responsible for wastage of our useful energy, right? Third point, it is responsible for wear and tear of moving parts of any machine also. देखते होंगे फ्रिक्शन के चलते जो है मूविंग पार्ट जो है घिस जाता है, कभी कभी तो टूट भी जाता है. दैट्स वाई वी यूज टू से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ एनी मशीन और ऑब्जेक्ट, राइट. अभी आपने कहा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ए मशीन गेस्ट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट वाइल ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर कोई मूविंग पार्ट है वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको घुमाने के लिए आपका ढेर सारा एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जाएगा, फ्रिक्शन को काबू करने में चला जाएगा. इट मीन दैट it is responsible for wastage of large amount of energy in the form of heat, right my dear. It means that we can say there is necessity of friction as well as it is an evil. That's why we used to say friction is a necessary evil, right?